कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज जानेंगे हम शब्द रचना, और शब्द रचना में हम पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के बारे में। तो बच्चों, शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न अर्थात बनाए गए शब्द। व्युत्पन्न शब्द मूल शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर बनाए जाते हैं। ये शब्दांश या तो मूल शब्दों के आरंभ में लगते हैं या अंत में। जब कोई शब्दांश किसी मूल शब्द में जोड़ा जाता है तो वह उसके अर्थ में थोड़ा परिवर्तन कर देता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम उपसर्ग के बारे में। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में मतलब पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा जानें। जैसे अप उपसर्ग से मूल शब्द कार जुड़ा तो बना शब्द अपकार। अप से मान जुड़ा तो अपमान बना। अप से वाद जुड़ा तो अपवाद नया शब्द बन गया। अप उपसर्ग के साथ यश शब्द जुड़ा तो नया शब्द अपयश बन गया। इसमें विशेष बात यह है कि उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, अर्थात ये मूल रूप यानी मूल शब्दों के साथ ही जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले उपसर्गों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा अरबी फारसी के उपसर्ग और चौथे होते हैं उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अवयव। तो आइए सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग जानें। बच्चों, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के प्रमुख उपसर्ग इस प्रकार है। जैसे अति उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बहुत। इससे शब्द बनेंगे अति प्रिय, अतिरिक्त, अतिमानव, अत्यंत। अधि उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर, शब्द बनेंगे अधिपति, अधिराज, अधिकार, अध्यक्ष। अनु का अर्थ है पीछे, शब्द बनेंगे अनुगामी, अनुचर, अनुताप, अनुरूप। अभि का अर्थ है सामने, शब्द है अभिवादन, अभिमुख, अभिलाषा, अभिमान। अव का अर्थ है नीचे, शब्द बनेंगे अवनति, अवतार, अवतीर्ण, अवगुण। आ का अर्थ होता है तक या इधर, शब्द है आजन्म, आगमन, आयात, आक्रमण। परि का शब्द होता है चारों ओर, और इससे शब्द बनेंगे परिवार, परिक्रमा, परिस्थिति, परिपूर्ण। प्र का अर्थ है आगे, और शब्द बनेंगे प्रगति, प्रसिद्ध, प्रपौत्र, प्रबल। वी का अर्थ होता है विशेष या भिन्न, शब्द है विख्यात, विदेश, विज्ञान, वियोग। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह, और इससे बनने वाले शब्द हैं संतोष, संपूर्ण, संगीत और संबंध। दूसरे तरह के उपसर्ग होते हैं हिंदी के उपसर्ग। बच्चों, हिंदी के अपने उपसर्ग बहुत कम है। हिंदी के उपसर्ग इस प्रकार है। जैसे अ उपसर्ग है हिंदी का, इसका अर्थ है नहीं, शब्द बनते हैं इससे अतः, अलग, अजान, अकाज। अन का अर्थ होता है नहीं, शब्द बनेगा अनपढ़, अनदेखा, अनसुना, अनजाना। अध उपसर्ग का अर्थ होता है आधा, शब्द है अधमरा, अधकिला, अधकचरा, अधपका। क और कु का अर्थ होता है बुरा, जैसे कपूत, कुराज, कुचाल, कुसंग इसके शब्द है। स और सु इसका अर्थ होता है अच्छा, शब्द बनेंगे सपूत, सुजान, सुडोल, सुघड़ आदि। दु का अर्थ है बुरा या कठिन, शब्द है दुबला, दुकाल, दुराला। नी का अर्थ है रहित, शब्द बनेंगे निकम्मा, निडर, निहत्था, निरोग। तीसरे होते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। बच्चों, हिंदी भाषा में अरबी फारसी से आए हुए कुछ उपसर्ग भी प्रयोग होते हैं। ऐसे उपसर्गों की संख्या अधिक नहीं है। हिंदी में प्रयोग होने वाले अरबी फारसी के उपसर्ग इस प्रकार हैं। जैसे कम एक उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है थोड़ा, इससे शब्द बनते हैं कमक्ल, कमज़ोर, कम समझ, कम उम्र। खुश का अर्थ है अच्छा, शब्द बने खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, खुशनुमा। गैर का अर्थ है बिना, शब्द हैं गैर सरकारी, गैर ज़रूरी, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर। बद का अर्थ है बुरा, शब्द हैं बदनाम, बदचलन, बदतमीज़, बदकिस्मत। बे का अर्थ है बिना, शब्द हैं बेकार, बेनाम, बेहिसाब, बेघर। ना का अर्थ है बिना, शब्द बने नालायक, नासमझ, नापसंद, नाकारा। ला का अर्थ होता है बिना, जैसे लापरवाह, लापता, लाजवाब, लाइलाज। सर का अर्थ होता है प्रमुख, इससे शब्द बनते हैं सरपंच, सरकार, सरताज और सरदार। चौथे तरह के उपसर्ग होते हैं उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अवयव। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्दों को गति शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द इस प्रकार है,
जैसे अ का अर्थ होता है अभाव, अ एक उपसर्ग है, इसका अर्थ है अभाव। इससे शब्द बनते हैं अधर्म, अज्ञान, असफल, असत्य। अधः का अर्थ होता है नीचे, शब्द बनेंगे अधःपतन, अधोमुख, अधोगति। अतः का अर्थ है भीतर, शब्द हैं अंतःपुर, अंतरात्मा, अंतर्यामी, अंतर्मुखी। कु का अर्थ है बुरा, शब्द है कुकर्म, कुमति, कुरूप, कुपुत्र। पर का अर्थ है दूसरा, शब्द है परोपकार, परदेश, पराधीन, परहित। पुनः का अर्थ है फिर, शब्द बने पुनर्जन्म, पुनरुद्धार, पुनर्मिलन, पुनरुक्ति। पूर्व का अर्थ होता है पहले, शब्द है पूर्वाधर, पूर्व निर्धारण, पूर्व पक्ष। बहु का अर्थ है बहुत, शब्द है बहुमत, बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमुखी। सह का अर्थ है साथ, शब्द है सहचर, सहगान, सहकर्मी, सहपाठी। स्व का अर्थ है अपना, शब्द बने स्वदेश, स्वराज, स्वतंत्र और स्वकर्म। आइए उपसर्ग तो हमने जान लिए, अब हम पढ़ेंगे प्रत्ययों के बारे में। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग की तरह ही प्रत्यय का भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा जानें। जैसे ता प्रत्यय मूल शब्द है सुंदरता, सुंदर के साथ जुड़ने पर यह बन गया शब्द सुंदरता। ई प्रत्यय गरम मूल शब्द के साथ जुड़ा, शब्द बना गर्मी। आ जुड़ा छात्र के साथ, बना शब्द छात्रा। आई जुड़ा लंबा के साथ तो बना लंबाई। हिंदी में प्रयोग होने वाले अन्य भाषाओं के प्रमुख प्रत्यय को निम्नलिखित 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला संस्कृत के प्रत्यय, दूसरे हिंदी के प्रत्यय और तीसरे अरबी फारसी के प्रत्यय। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संस्कृत के प्रत्यय। उपसर्गों की तरह ही हिंदी के अधिकतर प्रत्यय भी संस्कृत से ही आए हैं। उनमें से कुछ प्रत्यय इस प्रकार हैं। जैसे अनिय, इनको जोड़ेंगे हम मूल शब्द पठ, कम, कर और दर्शन के साथ, तो शब्द बनेंगे पठनीय, कमनीय, करणीय, दर्शनीय। आ बाल, प्रिय, सुशील, सौम्य मूल शब्द के साथ जुड़ेगा तो बना बाला, प्रिया, सुशीला, सौम्या। एक प्रत्यय धर्म, व्यापार, ऐतिहासिक के साथ जुड़ा तो बना धार्मिक, व्यापारिक, ऐतिहासिक। इमा जुड़ा गरम, माह, लाल, रक्त के साथ तो बना गरिमा, महिमा, लालिमा, रक्तिमा। ई प्रत्यय जुड़ा किशोर, पुत्र और ब्राह्मण के साथ तो जुड़ा बना किशोरी, पुत्री, ब्राह्मणी। ई प्रत्यय जुड़ा भारत, राष्ट्र, प्रदेश और नारक के साथ तो शब्द बने भारतीय, राष्ट्रीय, प्रदेशीय, नारकीय। कार प्रत्यय जुड़ा कला, चित्र और संगीत, पत्र के साथ तो शब्द बने कलाकार, चित्रकार, संगीतकार, पत्रकार। ता जुड़ा कोमल, आवश्यक, महान, मूर्ख के साथ तो बना कोमलता, आवश्यकता, महानता, मूर्खता शब्द। त्वा जुड़ा गुरु, लघु, पुरुष और बंधु के साथ तो शब्द बने गुरुत्व, लघुत्व, पुरुषत्व, बंधुत्व। मय जुड़ा जल, दया, शांति, शोक के साथ तो शब्द बने जलमय, दयामय, शांतिमय, शोकमय। मान जुड़ा कीर्ति, बुद्धि, शक्ति, श्री के साथ तो शब्द बने कीर्तिमान, बुद्धिमान, शक्तिमान, श्रीमान। वत जुड़ा पुत्र, पितृ, तृण और वृद्धि के साथ तो शब्द बने पुत्रवत, पितृवत, तृणवत, विधिवत। वान प्रत्यय जुड़ा गाड़ी, बल, धन, भाग्य मूल शब्द के साथ तो शब्द बने नए गाड़ीवान, बलवान, धनवान, भाग्यवान। पूर्वक दया, बल, शपथ और सम्मान के साथ जुड़ा तो बने शब्द दयापूर्वक, बलपूर्वक, शपथपूर्वक और सम्मानपूर्वक। आइए अब दूसरे तरह के प्रत्यय जाने, जो है हिंदी के प्रत्यय। बच्चों हिंदी के अपने प्रत्यय अधिक नहीं हैं। आइए कुछ हिंदी के प्रत्यय हैं जो जान लेते हैं हम। जैसे अक्कड़ प्रत्यय है जो घुम, भुल और पी के साथ मिला तो बना घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़। आई जुड़ा पठ, चिकना, सिल और भला के साथ तो शब्द बने पढ़ाई, चिकनाई, सिलाई, भलाई। आन जुड़ा मिल, उड़, ढल, लक के साथ तो शब्द बने मिलान, उड़ान, ढलान, लगान। आनी जुड़ा देवर, नौकर, जेठ और सेठ के साथ तो बने शब्द देवरानी, नौकरानी, जेठानी, सेठानी। आलू जुड़ा लज, झगड़ और शर्म के साथ तो शब्द बने लजालू, झगड़ालू, शर्मालू। आव जुड़ा घूम, पड़, छिड़क, बन के साथ तो शब्द बने घुमाओ, पड़ाओ, छिड़काओ, बनाओ। आवा जुड़ा चढ़, पछत, दिख, बुला के साथ तो शब्द बने चढ़ावा, पछतावा, दिखावा, बुलावा। आवट प्रत्यय जुड़े गिर, बन, मिल, दिख के साथ तो शब्द बने गिरावट, बनावट, मिलावट, दिखावट।
आवना जुड़ा लोप सुड़ हर के साथ, तो शब्द बना लुभावना, सुहावना, डरावना। आहट जुड़ा घबरा, चिल्ला, चिकना, कड़वा के साथ, शब्द बनते हैं घबराहट, चिल्लाहट, चिकनाहट, कड़वाहट। इन जुड़ा धोबी, लुहार, जुलाह के साथ, तो शब्द बने धोबिन, लुहारिन, जुलाहिन। इयल जुड़ा मर, दृढ़, सड़, अड़ के साथ, तो शब्द बने मरियल, दड़ियल, सड़ियल, अड़ियल। इया जुड़ा बेटा, बंदर, डिब्बा और बूढ़ा के साथ, तो इससे शब्द बने बिटिया, बंदरिया, डिबिया, बुढ़िया। ई जुड़ा शहर, गरीब, बोल, हंस के साथ, शब्द बनते हैं शहरी, गरीबी, बोली, हंसी। इला जुड़ा जहर, नशा, छब और रस के साथ, तो इससे शब्द बनेंगे जहरीला, नशीला, छबीला, रसीला। नी जुड़ा ऊंट, भील, मोर, शेर के साथ, तो शब्द बने ऊंटनी, भीलनी, मोरनी, शेरनी। पन जुड़ा बाल, सूना, गवार, लड़का के साथ, तो शब्द बने बालपन, सूनापन, गवारपन और लड़कपन। वाला जुड़ा आना, गाना, रोना, पढ़ना के साथ, तो शब्द बने आने वाला, गाने वाला, रोने वाला और पढ़ने वाला। तीसरे तरह के प्रत्यय हैं अरबी फारसी के प्रत्यय। बच्चों, हिंदी में प्रयोग होने वाले प्रमुख अरबी फारसी के प्रत्यय इस प्रकार हैं। जैसे कार प्रत्यय है जो जान और पच्ची के साथ जुड़ा, तो शब्द बने जानकार, पच्चीकार। खाना जुड़ा डाक, माल, तोप के साथ, तो शब्द बने डाक खाना, माल खाना और तोप खाना। दार जुड़ा देन, लेन, दम और माल, मूल शब्द के साथ, तो शब्द बने देनदार, लेनदार, दमदार, मालदार। बंद जुड़ा कलम, मोर्चा, मोहर, हथियार के साथ, तो शब्द बने कलम बंद, मोर्चा बंद, मोहर बंद, हथियार बंद। दान जुड़ा कलम, चिराग, रोशन और पान के साथ, तो शब्द बने कलमदान, चिरागदान, रोशनदान और पानदान। दानी जुड़ा चाय, मच्छर और सुरमे के साथ, तो शब्द बने चायदानी, मच्छरदानी, सुरमेदानी। वार जुड़ा क्रम, नंबर, घंटे और भाषा के साथ, तो शब्द बने क्रमवार, नंबरवार, घंटेवार और भाषावार। तो ये तो पढ़े हमने उपसर्ग और प्रत्यय। अब हम पढ़ने वाले हैं संधि। बच्चों, संधि शब्द का अर्थ है जोड़ या मेल। कभी कभी दो शब्द इतने निकट आ जाते हैं कि उनके बीच दो ध्वनियों का मेल हो जाता है, अर्थात दो ध्वनियां आपस में मिल जाती हैं। जैसे सूर्य जमा उदय, सूर्योदय, इसमें और ऊ का मेल होने से ओ बन गया। हिम जमा आल्य, हिमालय, इसमें और आ का मेल से आ बना। परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षार्थी, इसमें आ और ओ का मेल से आ बन गया। कवि जमा इंद्र, कवींद्र, इसमें ई और ई के मेल से बड़ी ई बन गई। तो पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के पहले वर्ण जब मिलते हैं तो उनके रूप में एक परिवर्तन आ जाता है, जिसे संधि कहते हैं। बच्चों, संधि शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे यथेष्ट, यथा जमा इष्ट, इनको अलग अलग किया हमने, अलग अलग करके लिखना, ये संधि विच्छेद कहलाया। पुस्तकालय, पुस्तक जमा आल्य। वधुत्सव, वधु जमा उत्सव। इस प्रकार संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ हम केवल स्वर संधि का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए जानें स्वर संधि क्या है। बच्चों, जब पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर होता है, अर्थात पहले शब्द के अंत में भी स्वर होगा और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर होगा, और उनके बीच होने वाले मेल को स्वर संधि कहते हैं, अर्थात इसमें स्वर होंगे, व्यंजन नहीं होंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले जानेंगे हम दीर्घ संधि के विषय में। जब एक ही स्वर के ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूपों का मेल होता है तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात बड़े स्वर में बदल जाते हैं। यह संधि दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे अ से अ का मेल होगा तो आ बन जाएगा। जैसे सूर्य जमा अस्त, सूर्यास्त, सूर्य अ का उच्चारण और अस्त अ, अर्थात सूर्य के अंत का अ और अस्त के प्रारंभ का अ दोनों मिल गए तो क्या बन गया, सूर्या, आ का उच्चारण आ गया। ऐसे ही और आ का मेल होगा तो भी आ बनेगा। जैसे हिम जमा आल्य, हिम में अ का उच्चारण और आल्य में आ का उच्चारण हो रहा है, लेकिन क्या बना, हिमालय, आ का ही उच्चारण आएगा। ऐसे ही आ का और आ का मेल हो या आ और अ का मेल हो तब भी आ ही बनेगा। जैसे विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी, वार्ता जमा आलाप, वार्तालाप।
ऐसे ही ई और ई का मेल होने पर बड़ी ई ही बनेगी। जैसे रवि जमा इंद्र, रवि व में छोटी और इंद्र का भी पहला वर्ण छोटी ई है, तो दोनों के मेल से बड़ी ई, रविंद्र। रविंद्र में व में बड़ी की मात्रा आती है। इसी तरह ई के साथ अगर बड़ी का मेल आएगा तो भी बड़ी बनेगा। जैसे कपि जमा ईश, कपीश। बड़ी के साथ अगर छोटी का मेल आए तो भी बड़ी, यानी कि दीर्घ स्वर में आएगा। जैसे शशि जमा इंद्र, शचींद्र। ऐसे ही उ और उ के मेल से बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे भानु जमा उदय, भानुदय। ऐसे ही छोटा ऊ पहले आए और बड़ा ऊ बाद में आए तब भी बड़ा ऊ आएगा। जैसे सिंधु जमा उर्मी, सिंधुर्मी। बड़ा ऊ आगे, छोटा ऊ पीछे आए तो भी बड़ा ऊ। जैसे वधु जमा उत्सव, वधुत्सव। दोनों जगह अगर बड़ा ऊ आए तो भी बड़े ऊ में इसका परिवर्तन होगा। जैसे भू जमा ऊर्जा, भूर्जा। दूसरे तरह की संधि होती है गुण संधि। इस संधि में आ के बाद ई आए तो मिलकर ऐ, और ऊ आए तो ओ, और री आ जाए तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। जैसे आ के बाद अगर ई आए तो ए बनेगा। जैसे नर जमा इंद्र, नरेंद्र। इसमें और ई का मेल होने पर ए बन गया है। सुर जमा ईश, सुरेंद्र। इसमें भी और ई के मेल से ए बना। महाजमा इंद्र, महेंद्र। इसमें आ और ई के मेल से ए बन गया। महाजमा ईश, महेश। इसमें भी आ और ई के मेल से ए बना है। दूसरा है और आ के बाद अगर ऊ आए तो ओ बनेगा। जैसे सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। इसमें और ऊ के मेल से ओ बना है। जल जमा उर्मी, जलोर्मी। इसमें और ऊ के मेल से ओ बन गया। महाजमा उत्सव, महोत्सव। इसमें आ के साथ उ का मेल हुआ है तो बन गया ओ। महाजमा ऊर्जा, मोहर्जा। इसमें आ और ऊ के मेल से ओ बन गया। तीसरा होता है और आ के साथ अगर री आए तो अर हो जाएगा। जैसे राजा जमा ऋषि, राजश्री। इसमें और री का मेल हुआ तो बना अर, राजश्री। महाजमा ऋषि, महर्षि। इसमें भी आ और री के मेल से अर बन गया। तीसरे तरह की संधि होती है वृद्धि संधि। बच्चों और आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पर ए, और ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे और आ के बाद अगर ए आए तो आय होगा। जैसे एक जमा एक, एकक। इसमें और ए के मेल से अय बन गया। मत जमा एक्य, मतक्य। इसमें और अय के मेल से अय बना। सदा जमा एव, सदैव। इसमें आ और ए के मेल से अय बना। महाजमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। इसमें आ और अय के मेल से अय बन गया। अगला है और आ के बाद अगर और औ आए तो औ में इसका परिवर्तन हो जाएगा। जैसे जल जमा ओज, जलोज। इसमें और ओ के साथ औ बन गया, अर्थात अ और ओ का मेल हुआ तो औ का उच्चारण आएगा और लेखन में भी यही आएगा। अगला है वन जमा औषधि, वनौषधि। इसमें और औ के मेल से औ बन गया। महाजमा ओज, महोज। इसमें भी आ और ओ के मेल से औ बन गया। महाजमा औषधि, महौषधि। इसमें आ और ओ के मेल से औ बन गया। चौथी तरह की संधि होती है यण संधि। बच्चों यदि ई, उ, ऊ और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य और ऊ का व और री का र हो जाता है। जैसे ई के बाद कोई भी असमान यानी कि कोई भी दूसरा वर्ण आए तो य हो जाएगा। जैसे यदि जमा अपि, यद्यपि। इसमें ई के बाद अ आया है तो य हो गया। इति जमा आदि, इत्यादि। इसमें ई के बाद आ आया तो या हो गया। प्रति जमा एक, प्रत्येक। इसमें ई के बाद ए आया तो ये हो गया। नदी जमा अमुक, नद्यामुख। इसमें ई के बाद आ आया तो या हो गया। अगला है ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वह हो जाएगा। जैसे अनु जमा आए, अन्वय। इसमें उ के बाद अ आया तो वह हो गया। सु जमा आगत, स्वागत। इसमें उ के बाद आ आया है इसलिए वा बन गया, यानी कि स्वागत। अगला है री के बाद कोई असमान स्वर आए तो र होगा। जैसे पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा। इसमें री के बाद आ आया है तो क्या बन गया, रा, पित्राज्ञा। मात्र जमा इच्छा, मातृच्छा। इसमें री के बाद ई आया तो री, मातृ, री का उच्चारण आया। ऐसे ही ये पांचवी संधि है हमारी अयादि संधि।
यदि ए अय ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ये क्रमशः अय आय औ आव हो जाते हैं। जैसे ने जमा अन नयन, इसमें ए और अ का मेल होने पर अय बन गया। गए जमा अक गायक, इसमें अय और अ के मेल से आय बन गया। पो जमा अन पवन, इसमें ओ और अ के मेल से अव बना। पौ जमा अव पावक, इसमें औ और अ के मेल से आव बना। तो बच्चों ये तो हमने पढ़ी अभी संधि, अब हम पढ़ेंगे समास क्या है। समास शब्द सम और आस के योग से बना है। सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है बैठाना। संधि में तो दो शब्दों के बीच ध्वनियों का मेल होकर दोनों शब्द एक बन जाते हैं, परंतु समास में दो शब्द पास पास होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो संबंध पदों को पास पास लाकर सार्थक शब्द बनाना समास कहलाता है। बच्चों, जब दो शब्दों को पास पास लाकर एक शब्द बनाया जाता है तो उनके बीच के कई शब्दों का लोप कर दिया जाता है। लोप यानी कि वो गायब हो जाते हैं। जैसे घोड़ों के द्वारा चलने वाली गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इसमें कई शब्द गायब हो गए। जहाँ चार राहें मिलती हैं, चौराहा। वन के अंदर रहने वाला, वनवासी। अतः पास पास लाकर बनाए यौगिक शब्द को समास पद या समस्त पद या समास युक्त शब्द कहते हैं। आइए अब जानें समास विग्रह। बच्चों, समस्त पद में शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे समास युक्त शब्द है राजभक्ति, इसका विग्रह होगा राज के प्रति भक्ति। आटा चक्की, इसका विग्रह है आटा तैयार करने वाली चक्की। सिर दर्द का विग्रह सिर का दर्द। गगनचुम्बी का समास विग्रह है गगन को चूमने वाला। समास के प्रकार जान लेते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं: अव्यवभावी समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। आइए एक एक करके इन्हें विस्तार पूर्वक जानें। तो सबसे पहले जानेंगे हम अव्यवभाव समास के बारे में। जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान होता है और संपूर्ण समास युक्त पद अवयव की तरह कार्य करता है, उसे अव्यवभावी समास कहते हैं। जैसे समास युक्त शब्द है यथाशक्ति, इसका विग्रह है शक्ति के अनुसार। अनजाने का समास विग्रह बिना जाने हुए। आजीवन, इसका समास विग्रह है जीवन भर। हाथों हाथ का विग्रह है हाथ ही हाथ में। तो इसका पहला पद कौन सा है? अवयव है। दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद विशेषण का कार्य करता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शरणागत, इसका विग्रह है शरण में आया हुआ। गिरहट, गिरह यानी कि गांठ को काटने वाला। चिड़ीमार यानी चिड़िया को मारने वाला, इसका समास विग्रह है। डिब्बा बंद, विग्रह हुआ इसका डिब्बे में बंद। तीसरे तरह का समास है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची अर्थात संख्या हो और पूरा समास समूह या समाहार का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, इसका विग्रह है 5 वाटिकाओं का समूह, इसमें 5 संख्या आ रही है, तो ये द्विगु समास है। चौराहा अर्थात 4 राहों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। चौथा है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच और, वो, या, तथा आदि शब्दों का लोप होता है, लोप यानी कि गायब हो जाते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे समास युक्त शब्द है माता पिता, इसके बीच में छोटा सा डैश आता है। इसका विग्रह कैसे करेंगे? माता और पिता। आजकल, आज और कल। सुख दुख, सुख और दुख। राजा रानी यानी राजा और रानी। अगला है कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद बाद का प्रधान होता है तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे समास युक्त शब्द है महाराज, इसका विग्रह है महान राजा। अंधविश्वास, विग्रह हुआ अंधा विश्वास। अधमरा यानी आधा मरा हुआ। चरण कमल यानी कि कमल जैसे चरण। छठा समास है बहुव्रीहि समास। जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का बोध कराते हैं तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे समास युक्त शब्द है पीतांबर, इसका विग्रह है पीले अंबर यानी कपड़े वाला।
कमल नयन यानी कमल जैसे नयनों वाला। मुंह तोड़ यानी मुंह को तोड़ देने वाला। बारहसिंगा, इसका विग्रह हुआ 12 सिंगों वाला हिरण। आइए आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्द किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। संधि शब्द का अर्थ है जोड़ या मेल। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। 2 संबंध पदों को पास पास लाकर सार्थक शब्द बनाना समास कहलाता है। समस्त पद के शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो बच्चों, इस पाठ में हमने प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास के बारे में जाना। अब आपको इसका लगातार अभ्यास करना है ताकि आपको ये सब बातें और अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।